मॉड्यूल नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। In the module number 4, last lecture we discussed about cyber law. Along with that, also we have discussed about moral and ethical issues, copyright, plagiarism, and hacking. ये शब्द आजकल हम न्यूज़ में सुनते हैं। काफ़ी बार ये टर्म्स हमारे सामने आ चुकी है in the when we use technology. At that time, misuse of technology is happening. People deliberately they are doing the misuse of technology, which is not good, we can say. हैकिंग, ये जो टर्म थी इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी की भी सिस्टम का अनऑथराइज यूज जब हम करते हैं इसको हैकिंग कहा जाता है। या अनऑथराइज होता है हमारे परमिशन के बगैर कोई व्यक्ति अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं या फिर हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा मोबाइल है, इस पर एंट्री करता है, हमारा कंटेंट देखने की कोशिश करता है, हमारा जो मटेरियल है वो कॉपी उसके सिस्टम में कर लेता है, हमारे इमेजेस वीडियोस देखने की कोशिश करता है, तो कंट्रोल ये बहुत से तरीकों से होता है। सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, एप्लीकेशंस हमारे लिंक्स के माध्यम से आते हैं और उन्हें हम डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं, या फेसबुक पर लिंक आती है उसे अगर हम क्लिक करते हैं, कुछ लुभावने विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और हमें लगता है ये चीज़ हमें बहुत सस्ती मिल रही है, या फेक साइट्स जिसे हम फिशिंग साइट्स बोलते हैं, ऐसे माध्यम से भी। या कोई व्यक्ति, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हमारा फ्रेंड है उसकी फिर एक बार हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो हमें सचेत होना चाहिए कि इस व्यक्ति को तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इसने फिर हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी है, तो समझना चाहिए कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। प्लैगरिज्म के बारे में एक लास्ट वीक में भी एक वीडियो है, दिल्ली का वीडियो था, वो सर्कुलेट हो रहा था, वायरल हो रहा था कि पीएचडी के जो थीसिस है वो कुछ पैसे 50,000 रुपीज से लेकर 4 लाख रुपए तक डायरेक्ट बेचे जाते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि प्लैगरिज्म में बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, रिसर्च पेपर्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें का बहुत सा कंटेंट चुरा लेते हैं, ई बुक्स में से चुराते हैं और अपने नाम से पब्लिश करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की भी फॉर्जरी जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी मैटर जो है प्लैगरिज्म में आ जाता है। कॉपीराइट के बारे में भी मैंने बताया कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहता है, जो मेरा ओरिजिनल मटेरियल है उसका अधिकार मेरे पास सुरक्षित होना चाहिए। जब कोई मैंने लिखे हुए क्रिएटिव काम अपने नाम से यूज करता है या प्रोफेशनली उसे यूज करने की कोशिश करता है मेरे परमिशन के बगैर, तो ये कॉपीराइट के इश्यूज में आ जाता है। ओके, तो ये कॉपीराइट, कोई भी जो इंटरनेट पर हमें मटेरियल मिलता है हमें वहाँ देख लेना चाहिए कि ये कॉपीराइट के कौन से नॉर्म्स फॉलो करता है, ये शेयर अलाइक है या केवल यूज करने के लिए है
या उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के संदर्भ में भी हो सकता है, कुछ पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर रहते हैं। जो फ्रीवेयर मटेरियल होता है वो फ्रीवेयर मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या कमर्शियली भी हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट इस प्रकार का नहीं है, जो बहुत से फोटोग्राफ्स रहते हैं, वो फोटोग्राफ्स अगर हम हमारे बुक में यूज कर रहे हैं तो हमें उसका परमिशन जो है वो उस ऑथर से, जिसने वो फोटो खींचा है, उससे लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। सिर्फ यहाँ पर शेयरवेयर जिसे हम कहते हैं, वो चीज हम एजुकेशन फील्ड के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के लिए, हम हमारे प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च में, हमारे असाइनमेंट्स के लिए, एक टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नॉन कमर्शियल बेस पर यूज कर सकता है। या कॉपीराइट के कुछ नॉर्म्स भी दिए गए हैं कि आपको कमर्शियली भी यूज करना है तो उसको अक्नॉलेज करना पड़ेगा, और अक्नॉलेज के साथ साथ ही उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी एक व्यक्ति के 20 जिसे हम कहते हैं कि 20 इमेजेस का एल्बम है, तो उस 20 इमेजेस के एल्बम से आप 5 इमेजेस ले सकते हैं। 10 वीडियोज है उसके, तो आप एक वीडियो ले सकते हैं। या हमारे यहाँ जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया का आप उपयोग कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कॉपीराइट के इश्यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। बीच में आपने देखा होगा कि कहीं पार्टी में भी अगर आपको बॉलीवुड के सॉन्ग्स प्ले करने हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, उसके परमिशन लेनी पड़ती है। मास ग्रुप में आप उसको प्ले नहीं कर सकते, उसको सॉन्ग या सॉन्ग को खुद गा नहीं सकते, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कॉपीराइट के अंतर्गत आती है। ये सभी और जो बाकी फ्रॉड किए जाते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये साइबर लॉ क्या है। साइबर लॉ 2000 में पास किया गया था भारत सरकार द्वारा, और उसके बाद 2008 में, 2009 में भी इसमें सुधार हुआ है। किसी के बारे में फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिखना, किसी का फेक प्रोफाइल बनाना, किसी को अश्लील मैसेज भेजना, किसी के फोटो के साथ छेड़खानी करना, किसी को रिपीटेडली मैसेजेस करना, और उसी के साथ थ्रेटनिंग के ईमेल भेजना। बहुत बार होता है, देखा है हमने कि कोई व्यक्ति फोन कर लेता है कि, या ईमेल भेज देता है कि इस ऑफिस में हमने बॉम्ब रखा है। या रेलवे स्टेशन पर भी बहुत बार इस प्रकार से धमकियां आती हैं, तो रेल रुकाई जाती है, उसका बॉम्ब स्क्वाड वहां पर आ जाता है। लेकिन आप इस प्रकार का क्राइम जब करते हो, तो जब आप सिस्टम से जुड़ जाते हो, मैं बहुत बार कहा है कि आपके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस के माध्यम से आपका लोकेशन, आपके डिवाइस का नाम, किस सर्वर से के साथ आप जुड़े हुए हो, ये सभी ट्रैक किया जा सकता है, और कुछ चंद पलों में पुलिस आप तक पहुंच सकती है। आपने क्राइम्स, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनका डेटा अगर उनके साइट पर आप देखते होगे, तो लगभग 60% जो क्राइम्स हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से आज पकड़े जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और हमारी खुद की जो हिफाजत है, हमारे सिस्टम की हिफाजत है, हमारे परिवार वालों की हिफाजत है, हमें करनी चाहिए। अब एक शॉर्ट पॉइंट दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि हमारे सिलेबस में इसको कहा जाता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी, हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी, जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये सिक्योरिटी अफेक्ट होती है, और ये अफेक्ट होती है, इसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस जिसे हम कहते हैं, या जानकारी की चोरी होती है, इसके बारे में चर्चा की। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस हमने इसके पहले साइबर लॉ के संदर्भ में भी लिया था। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? क्या होता है कंप्यूटर वायरस, और कैसे आता है ये आपके सिस्टम में? बताओ।
आज सबका मौन व्रत है क्या? नो सर। हाँ, फिर सर वायरस ऐसे आता है अगर हम लोग ने कुछ डाउनलोड कर दिया और वो हम लोग के हाँ, मोबाइल या कंप्यूटर को नहीं सूटेबल है, तब कुछ वायरस आ सकते हैं। वायरस आ सकते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है वायरस का? यस सर। कभी मतलब मोबाइल को सूटेबल अगर वो ऐप नहीं है तो वो बताता है पहले कि इट में अगर वायरस इन योर मोबाइल। फाइल के साथ भी आता है, जो अगर हम ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट आई है और अगर हम उसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है कि दिस फाइल में कंटेंट हार्मफुल मटेरियल और विच में अफेक्ट योर कंप्यूटर। हार्मफुल फाइल्स इसमें हो सकती है, वायरसेस हो सकते हैं। तो इतने सारे वायरसेस अवेलेबल है, वो कैसे जनरेट होते हैं, क्या पता है आपको कैसे जनरेट होते हैं? नो सर। ओके ओके, जस्ट मिनट। हाँ, देखो ये जो वायरसेस रहते हैं, तो वायरसेस भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही रहते हैं। बाकी सभी प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, पीडीएफ रीडर ये भी एक प्रोग्राम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी एक प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम्स है कौन तैयार करता है? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं वो प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। इसी प्रकार से इन द सिमिलर फैशन all these viruses are also developed by the software engineers। ये एक प्रोग्राम रहता है। अब ये प्रोग्राम हमारे सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। अब ये बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, इसका भी एक कारण है। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आपको पता होगा कि लाखों रुपयों का पैकेज रहता है। ओके, माय niece इज देयर, शी इज वर्किंग इन सिम्प्रेस इंडिया लिमिटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। आफ्टर 12th उसने बीई किया है और शी इज हैविंग अ पैकेज ऑफ 45 लाख रुपीज पर एनम। ओके, हर एज इज जस्ट 25 ईयर्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लाखों रुपए का पैकेजेस रहता है। उसी प्रकार से ये वायरसेस तैयार करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं और उनका पैकेज भी 50 लाख रुपीज पर एनम, 60 लाख रुपीज पर एनम, 70 लाख रुपीज पर एनम है। आपने मार्केट में ये भी देखा होगा, ये नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके पीसी में भी आपने यूज किया होगा। 500 to 600 rupees, 700 rupees is the cost of that antivirus software। ये एंटीवायरस जैसे नेट प्रोटेक्टर है या अवस्था है, ऐसे बहुत सी प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं। अगर वायरसेस ही नहीं होंगे तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेस ही नहीं करोगे। तो ये भी एक कमर्शियल एटीट्यूड इसके पीछे रहता है। और कंटिन्यूअसली ये वायरसेस जो है, नए नए वायरसेस आते रहते हैं। ओके, मैं एक बार अपने सेंट्रल लाइब्रेरी है ना हमारी, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे, वहाँ मैं गया था और बुक्स देख रहा था आईसीटी के संदर्भ में। तो मुझे वहाँ पर एक डिक्शनरी मिली।
बहुत बड़ी डिक्शनरी थी, और उस डिक्शनरी को मैंने उठाया। वो डिक्शनरी कौन सी थी? तो डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। 500-600 पेजेस की वो डिक्शनरी थी, और डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो हर दिन आपने देखा होगा कि अगर मैं मेरे कंप्यूटर में नेट प्रोटेक्टर यूज करता हूँ, अब ये नेट प्रोटेक्टर जब यूज करता हूँ तो हर एक 10-12 दिन में मुझे अपडेट आता है। उसका अपडेट आता है मतलब क्या? वेन ऑटोमेटिकली तो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है तो ऑटोमेटिक एंटीवायरस अपडेट होता रहता है। अपडेट होता रहता है मतलब नए नए आने वाले वायरसेस के संदर्भ में मुझे प्रोटेक्शन मिलता है। अभी आपने ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के संदर्भ में आपने टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी। ये वैक्सीन भी आपको क्या करती है? वो जो कोरोना वायरस के जो वायरस है इसके संदर्भ में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। या बचपन से आपने अलग अलग प्रकार के टीके लगवाए होंगे, बूस्टर डोज लगवाया होगा, ट्रिपल का डोज लिया होगा, हेपेटाइटिस का टीका लगवाया होगा, सभी प्रकार के टीके आपने लगवाए तो अभी आप प्रोटेक्टेड हैं। तो हमारा पीसी भी प्रोटेक्ट होने के लिए, आपके मोबाइल के लिए भी, अभी मेरे मोबाइल में भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है, जिसका 1000 रुपीज पर ईयर का उसका सब्सक्रिप्शन है, तो मेरा मोबाइल सेफ रहता है। तो ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस हमारे पीसी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है, ये डिस्प्ले कभी कभी क्या होगा, एकदम फेड हो जाएगा। जितना ब्राइट होता है उतना ब्राइट आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप हार्डवेयर में बहुत ये करके देखोगे, डिस्प्ले का जो है ब्राइटनेस बढ़ा के देखोगे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो चुका है। दूसरी बार समझो आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो, और कीबोर्ड जहां पर ए लिखा है और ए आप प्रेस करते हो तो दूसरा ही अक्षर स्क्रीन पर आ रहा है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाइन आ रही है, आपके सिस्टम में से एक साउंड, अनयूजुअल साउंड प्ले हो रहा है। ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। जैसे हमें कुछ वायरस अटैक होता है तो बुखार आता है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर को इस प्रकार के जो लक्षण हैं हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर में से जो आपकी फाइल्स है, वो फाइल्स डुप्लीकेट बन जाती है। आपकी एक ही फाइल है लेकिन आपके सिस्टम में 10 फाइल दिखाई देगा, आपको समझ में नहीं आएगा अभी ओरिजिनल फाइल कौन सी है। या फिर क्या करता है, फोल्डर में फोल्डर तैयार करता है, फोल्डर में फोल्डर तैयार करता है, डेटा 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 नाम का एक फोल्डर तैयार करता है, और डेटा में और फोल्डर और फोल्डर फोल्डर मल्टीपल फोल्डर्स तैयार करता है। कभी कभी आपकी फाइलों को, समझो आपके एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस का वर्ड डॉक्यूमेंट है, 5 पेज उड़ा देगा, 5 ही पेज रह जाएगी। कभी कभी मल्टीप्लाई होता है, या कभी कभी टाइम बाउंड वायरस रहते हैं। आपने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया में क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद उसको क्या बोलते हैं, ठंडी लगती है, हा? या बुखार आता है, फ्रीक्वेंट इंटरवल से बात आता है। तो कुछ वायरस ऐसे रहते हैं जो आपकी समझ में भी नहीं आएंगे। हर मंगलवार को सुबह 10 बजे वो वायरस जो है अफेक्ट करेगा और आपके पीसी की स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, पीसी की कभी कभी हमारे स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, तो भी हमें समझना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो चुका है। तो इतने सारे जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं,
ट्रोजन हॉर्स नाम के वायरसेस है, या डुंगा कोई नाम का एक वायरस है। डुंगा कोई नाम का एक डेंजर वायरस है। ये वायरस किस प्रकार का है, तो जैसे ही वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, वो क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर में रैम रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उस पर अटैक करता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी पर अटैक करते ही आपका पीसी जो है काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ये वायरस इतने डेंजर रहते हैं कि आपके हार्ड डिस्क को भी क्रैश कर सकते हैं, पावर सप्लाई अनयूजुअल कर देते हैं। तो ये वायरस का जो मैटर है वो बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक डीवीडी थी, 5-10 साल पहले की बात है, और बहुत से ओल्ड सॉन्ग्स थे उसमें। उस वक्त डीवीडी बहुत चलती थी, और डीवीडी में इतने सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे। तो जैसे मैंने वो डीवीडी, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी, और वैसे मेरे बैग के ऊपर थी, तो मैं, हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया कि अरे मैं मेरे सिस्टम में इसको डालता हूँ और बाद में आपको वापस देता हूँ। मैंने भी चेक नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने डीवीडी उनके कंप्यूटर में इंसर्ट की, तो उसमें वो डुंगा कोई नाम का वायरस था, और दो ही यानी कि आधे मिनट में ही उनके जो कंप्यूटर का जो रैम है, और रैम पर उसने अटैक किया, और बाद में कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया, और बाद में वो बूट ही नहीं हो रहा था। कंप्यूटर शुरू होने की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, बूट होना कहते हैं। तो बहुत परेशान हो गए वो, सर काले सर आपने कैसी सीडी की डीवीडी दी मुझे। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। मैं बोला आप थोड़ा चिंता मत करो, थोड़ा सावधानी रखो, हम देखते क्या हुआ। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कंप्यूटर शुरू ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उनको कहा कि अभी हमें एक ही उपाय करना पड़ेगा, इस वायरस को अगर कंप्यूटर के बाहर निकालना है तो हमें आपका जो सी ड्राइव है, इस सी ड्राइव को हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो उसका उनका कंप्यूटर हमने फॉर्मेट किया, नई विंडोज जो है वहाँ पे इंस्टॉल की। तो सी ड्राइव पे ही अटैक किया था, इसलिए बाकी उनका डी ड्राइव और ई ड्राइव जो मटेरियल था वो बच गया, लेकिन सभी प्रोग्राम्स हमें री इंस्टॉल करने पड़े। अब इस प्रकार से कभी कभी हमारा कंप्यूटर सुधर जाता है, कभी हमें कंप्यूटर का जो हार्डवेयर टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर टेक्निकल है पर्सन, उसके पास ले जाना पड़ता है। कभी कभी जो ईमेल के माध्यम से वायरस आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वायरस आते हैं, वो और खतरनाक रहते हैं। वो हमारा ईमेल हैक कर सकते हैं, हमारी सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट इथिकल इसमें देखा था, हैकिंग में देखा था। या आपके जो पासवर्ड से आपने देखा होगा कि आप गूगल क्रोम यूज करते होंगे, तो आपके सभी पासवर्ड जो है वो गूगल क्रोम में सेव रहते हैं। तो अगर आपके जो सेंसिटिव पासवर्ड्स है वो भी एक्सेस करने की क्षमता ऐसे वायरसेस में रहती है। मल्टीपल मेल्स तैयार करना, मल्टीपल्स तैयार करना आपके नाम से, आपके फ्रेंड लिस्ट में या आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उनको ईमेल भेज देना आपके नाम से, ये सभी वायरसेस के माध्यम से होता है। So what we can do, the best thing is that, first thing, that we should alert regarding the behavior of our mobile or behavior of our computer. Always we should alert what messages, what type of error messages or what problem our computer is showing. If keyboard is not working properly, if display is not working properly, if any unusual sounds are there from the sound speakers, or if the speed of our computer is not up to the mark, at that time we should take precautions. Second thing is that a good quality antivirus software we must install in our computer. It is a need of the time. ये आज की जरूरत है।
जैसे नेट प्रोटेक्टर है, ये नेट प्रोटेक्टर आपको वायरसेस और इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वायरस, इन दोनों के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इस प्रकार का जो एंटीवायरस है, ये एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करना चाहिए। 450 रुपीज से लेकर 700 रुपीज तक या उसके मल्टीपल एक एंटीवायरस आप 3 कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मल्टी यूजर कह सकते हैं। ऐसा मल्टी यूजर भी आपको 1000 या 1200 रुपए, तो आपके घर में 2-3 सिस्टम है समझो, उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आपका मोबाइल भी स्कैन कर सकते हो नेट प्रोटेक्टर के माध्यम से, और वो अपडेट भी होता रहता है। तो ये हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेस करना आवश्यक है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन आपका रहता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे जाके कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके कर सकते हैं, या उनकी जो ऑथराइज वेबसाइट है वहां जाकर भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक की मिलती है, वो की जैसे आप उसमें डाल देते हो, आपका सब्सक्रिप्शन एक कंप्यूटर पे आपका शुरू हो जाता है, और 12 महीने के बाद उसको फिर आपको अपडेट करना पड़ता है। ये उसकी प्रोसीजर रहती है। दूसरा एक बात हमें फ्रिक्वेंटली जो मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पर मिलने वाली सभी चीज़ें फ्री नहीं हैं, सभी चीज़ें सेफ नहीं हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जो भी कर रहे हैं आपके पीसी पर, वो मॉनिटर करते रहता है, और मॉनिटर करते रहते ही आपको उसके बारे में सुझाव भी तुरंत आते रहते हैं। एक उदाहरण आपने शायद मैंने दिया था आपको इसके पहले, कि एक घर में वो झगड़ा कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ थे शायद, और वो उनके घर में वो गूगल असिस्टेंट है वो चालू था, तो उसने ये बातें इनकी सुन ली, और द लेडी वाज सेइंग दैट हेल्प हेल्प, शी वाज आस्किंग फॉर द हेल्प, सेव मी, बचाओ बचाओ कह रही थी। तो ये गूगल उसके असिस्टेंट ने सुन लिया और उसने फोन लगा दिया, तो उसके घर पे पुलिस आ गए, एलेक्सा एलेक्सा ने उसको बचा लिया। तो इतना अभी ये स्मार्ट जिसे हम कहते हैं ये हो चुका है। तो हम किस साइट को विजिट करते हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं, ये सभी होता है। इसलिए पहली तो बात, अनऑथराइज साइट से कुछ भी डाउनलोड मत करो। अनवांटेड जो ईमेल है या जिसका रिसोर्स या जिसमें सेंडर है वो आपके पता नहीं है कौन है सेंडर, यू डू नॉट आइडेंटिफाई, दैट इज अनआइडेंटिफाइड ईमेल, so just don't open it, don't click any links given on it, just delete that email as soon as possible. बॉलीवुड सॉन्ग्स हम डाउनलोड करते हैं, फ्री बुक्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो गेम्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो गेम्स के माध्यम से भी हमारे यहाँ वायरस जो है वो वायरस आ सकता है। तो ये सावधानी जो है, ये सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी वायरस के संदर्भ में। ओके, जस्ट मिनट, आई विल शो यू वन। यही चर्चा अभी हमने ओवरली की थी कि कंप्यूटर वायरसेस आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम ही है, बने यानी कि जानबूझ के बनाए गए प्रोग्राम हैं। ओके, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बहुत मार्केटिंग है। क्या करता है, मॉडिफाइज अदर प्रोग्राम्स टू इंक्लूड एन वायरल कोड्स इन इट। आपका प्रोग्राम, आपकी फाइल, जब शुरू में मैंने क्या किया था, एक पेन ड्राइव परचेस किया था, 2008 की बात है शायद, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पेन ड्राइव मुझे इतने सस्ते में कैसे मिल गया। ओके,
तो 32 GB, उस वक्त 32 GB का वो पेन ड्राइव था। अब ये पेन ड्राइव जब मैंने खरीद किया, परचेस किया, उस वक्त मुझे बाद में जब मैंने उसको यूज किया, तो आपको बताता हूँ मैं कि मेरे कंप्यूटर में जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, इन डॉक्यूमेंट्स को उसने क्या कर दिया, एक कोड में ट्रांसफर कर दिया था। यानी कि जो मैंने लिखा है वो दिखाई नहीं देता था, वो सिर्फ 0 0 0 0 0 0 क्या हुआ, 0 1 0 1 0 1 कोड से वो सभी डॉक्यूमेंट जो थे मेरे, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, वो सब उस प्रकार से उसने कन्वर्ट कर, क्योंकि उस वक्त मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं था। पेन ड्राइव में ही बाय डिफॉल्ट वो वायरस इस प्रकार से आ गया था। तो इस प्रकार से मॉडिफाई करता है, फाइल्स को मिटाता है, ये मैंने आपको बताया। तो दे आर सिंपली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर्स व्हाट एक्शंस टू एग्जीक्यूट एंड प्रिसाइजली हाउ टू एग्जीक्यूट देम। यानी कि कंप्यूटर की ये जो सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है। उसी प्रकार ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर बूट करते हैं हम, उसी प्रकार से कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद वो आपको पूछता है कि आपके यहाँ से कौन से मीडिया प्लेयर में इसको ओपन करना है। वीडियो देखना है तो आपके इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर है, तो कौन से मीडिया प्लेयर में इसको वीडियो को चलाना है। धीरे धीरे शट डाउन होता है, इसकी भी एक प्रोसीजर रहती है। शट डाउन करते हुए हम क्या कहते हैं, अगर एक प्रोग्राम चालू है तो वो कहता है कि ये प्रोग्राम चालू है, यू नीड टू क्लोज देम। अगर हम नहीं करते तो वो करता है फोर्स शट डाउन करता हूँ, तो हम कहते हैं ओके फोर्स शट डाउन करो। इस प्रकार से ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, अब वो वायरस क्या करता है, ये सभी सिस्टम्स जो है पहले सेट किए हुए इंस्ट्रक्शन, इनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इसलिए वायरस का अटैक हुआ तो और एक चीज हो सकती है, फ्रीक्वेंटली आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है। ऐसा तो आप करते रहो, कंप्यूटर शुरू किया, वो मैसेज दिखाता है शटिंग डाउन, फिर मैसेज आता है रिस्टार्टिंग। ऐसा बहुत बार होने लगा, समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, वायरस ने अटैक कर लिया। क्योंकि वो अपने अपने अभी दिमाग से चल रहा है, उसका दिमाग अभी, हम कहते हैं ना, इसका दिमाग घूम गया, दिमाग फिर गया। तो वायरस कंप्यूटर के इन इंस्ट्रक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। एक सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया, वो प्ले करना है, 5वां सॉन्ग ही प्ले होना शुरू हो जाएगा। वीडियो की स्पीड जो नॉर्मल स्पीड रहती है, वो नॉर्मल स्पीड से नहीं, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा। या फिर क्या होगा, तो आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हो, वो एंड से लगाएगा। ऐसे मिस्यूअस प्रोग्राम्स, ऐसे मिस्यूअस इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम में रहते हैं, इसलिए हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। वायरस का भी एक, जिसे हम कहते हैं, वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस अंडर सिएज। वायरस, वो एक था ना, कौन सा फिल्म था, उसमें उसको क्या कहा, वायरस कहते थे, 3 इडियट्स में, वीरू शस्त्र बुद्धे। वायरस। यस सर। वो वायरस अलग है। लेकिन ये हमारा कंप्यूटर का वायरस है। तो ये कंप्यूटर के वायरस में वाइटल इंफॉर्मेशन को हमारे, व्हाट वायरस कैन डू, ये मैंने बताया आपको। वायरस लोड एंड रन विदाउट यूजर्स रिक्वेस्टिंग देम टू रन। हम कहते भी नहीं इसको रन हो जाओ, नहीं तो एक सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको हमें रन करना पड़ता है। और रन करने के बाद नेक्स्ट 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 जब हम कहते हैं, उसको परमिशन देते हैं, और लास्ट में हमें टैब आता है फिनिश, तो उसका आइकॉन है, शॉर्टकट है हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें दिखता है, डेस्कटॉप पे दिखता है। लेकिन यहाँ पर अफेक्ट होते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। इट डू नॉट रिक्वायर योर परमिशन। कभी कभी तो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ओके, they hide inside normal programs called host programs and run when the hosts are run. आपने साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, पैरासाइट्स रहते हैं, देखो पैरासाइट्स, ये कंसेप्ट उनको पता होगी। सर एक मूवी भी आई थी, पैरासाइट्स। हाँ, तो ये भी सॉफ्टवेयर इस प्रकार के रहते हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है, ऐसे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पे
वो अपना घर बना लेते हैं, हमारा सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं। व्हेन वायरस एनकाउंटर्स एरर्स दे रिकवर or attempt to recover without printing error messages and without asking users to assist in correcting error related conditions. नॉर्मल यूसेज में अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो हमें कंप्यूटर एरर बताता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एरर बताता भी नहीं है, सिर्फ हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और क्या है, कंप्यूटर वायरस कैन फॉर्मेट डिस्क डायरेक्ट, आपका जो हार्ड डिस्क है फॉर्मेट कर देता है। नथिंग विल बी देयर, ऑल मैटर, ऑल इंस्टॉल प्रोग्राम्स विल वाइप आउट, खत्म हो जाएंगे। कॉपी करते हैं कभी कभी, मैंने बताया आपको मल्टीपल कॉपीज आपको दिखाई देगी, या कभी कभी आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स को वो रीनेम कर देता है। अभी मेरे पेन ड्राइव में बहुत दिन से मैं उसको यूज कर रहा हूँ, पेन ड्राइव से हमारे कॉलेज की जो लैब है उसमें बहुत वायरस थे। अब जैसे मैंने पेन ड्राइव उसको लगाया, वहाँ एंटीवायरस भी नहीं था, तो मेरे जो फोल्डर्स है सभी डुप्लीकेट तैयार कर दिए उसने। और हर एक इसमें डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, फिर एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, फिर एक, ऐसे n नंबर ऑफ फोल्डर्स आर क्रिएटेड। अब मुझे बहुत परेशानी हुई बाद में ये सब मैटर सॉल्व करने के लिए। एक एक फोल्डर को मैंने फिर से ऑर्गेनाइज किया, स्कैन किया, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और कभी कभी वो डायरेक्ट डिलीट कर देता है। एंड ये भी मैंने बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी सेलेक्ट करते हुए हमें बहुत सावधानी से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड फाइल को डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। जैसे अवस्थ नाम का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जो मैंने यूज किया शुरू में, तो वो इंस्टॉल करते मेरे पेन ड्राइव में जितने भी फाइल्स थी जो वायरस इन्फेक्टेड थी, वो अवस्थ ने क्या कर दिया, डायरेक्ट डिलीट कर दिया। अब मुझे रिकवरी भी उसकी नहीं मिली। तो ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें लेना चाहिए कि जो हमारे वायरस को रिमूव करे और फाइल को प्रोटेक्ट करे। दे कैन क्लोन देमसेल्व्स विथ न्यू कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, और क्या करता है, क्लोन कर देता है आपकी जानकारी को, आपकी मेल्स को भी क्लोन करता है, उसमें जानकारी को डिस्टर्ब कर देता है। आपके फाइल्स की डेट, कंप्यूटर की डेट जो है, बाकी एट्रीब्यूट्स है, उसकी फाइल की साइज है, एकदम से आपकी 5 MB की फाइल 50 MB की दिखाई देगी। कॉल अदर कंप्यूटर्स टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स, और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ा हुआ है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये जो प्रसाद है वायरस का वो दूसरे कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली पास कर देता है, वहां पर भी ये अपना काम शुरू कर देता है, एंड सो ऑन। ये वायरस का बिहेवियर रहता है। To meet minimum criteria for computer virus design, a rough program must be executable, be capable of cloning itself, and convert other executable objects into viral clones. ये यानी कि ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसको इस प्रकार से तैयार करते हैं। और क्या है, वायरस कैन प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द डेटा इवन इफ द डेटा इज नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि आपके फाइल में डेटा है, आपके पीसी में, कंप्यूटर में डेटा है, लेकिन आप उसे ओपन ही नहीं कर पा रहे हो, शोइंग एरर, तो भी ये आपके लिए बेकार हो जाएगा फिर वो, अब अगर आप उसे ओपन ही नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट चांस बचता है कि आप उसको फॉर्मेट करो। बताता है मैसेजेस, ये फाइल नॉट फाउंड, एरर रीडिंग ड्राइव, डेटा लॉस्ट, और ये बताता है कि फाइल इज करप्टेड। ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, योर फाइल इज करप्टेड, ये इस प्रकार से बताता है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट एक्सटेंट वायरस कैन अफेक्ट द कंप्यूटर एक्टिविटी। यानी कि इसका इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते कि किस प्रकार से वायरस हमारे यहाँ अफेक्ट कर सकता है। हार्ड ड्राइव को बर्बाद करने से लेकर बाकी आपके जो पेरिफेरियल्स है, बाकी आपके जो अटैच किए हुए हार्डवेयर इक्विपमेंट्स है, ऐसे हार्डवेयर को भी अफेक्ट कर सकता है। स्पीकर्स काम करना खत्म कर देंगे। मैंने एक आईपॉड लिया था
आई थिंक 9 में। तो वो जो आईपॉड था उसमें वायरस अटैक हो गया। तो वायरस क्योंकि उसमें ये नहीं था एंटीवायरस वगैरह, बहुत प्राइमरी उस वक्त का ये था, सोनी का था। तो एक दिन अचानक उसके जो गाना चल रहा था और अचानक उस स्पीकर ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि हमें ये लगता है कि ये हार्डवेयर इशू है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वायरस अटैक वो स्पीकर पर उसने अफेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आपका कीबोर्ड खराब हो सकता है, सॉफ्टवेयर खराब हो सकते हैं, हार्ड ड्राइव है, रैम है, नॉन यूजेबल बन सकता है। तो बहुत इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। सम वायरसेस आर सच दैट द यूजर मे नॉट बी अवेयर फॉर लॉन्ग टाइम दैट एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। बहुत बार आपके कंप्यूटर में छुप कर रहते हैं, धीरे धीरे से वो आपके कंप्यूटर को खोखला बनाते हैं, धीरे धीरे से। बहुत स्पीड कम रहती है, हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ है हमारे कंप्यूटर को। इसलिए फ्रीक्वेंटली स्कैन करना वायरस को ये आवश्यक है। वायरस सर स्कैन, हाँ बोलो। सर 12 बजे हमारा पीयू मैम का भी लेक्चर है सर। ओके ओके, 2 मिनट में हम खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू। वायरस कैन करप्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस एंड प्रोग्राम्स। जिसने वायरस भेजा है उसके पास आपका इंपॉर्टेंट डेटाबेस चला जाएगा, ये भी पॉसिबल है। सम वायरस bugs occur in the delivery or replication instruction sections of the program। डिलीवरी रिप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, स्पेशली इस प्रकार के वायरस हमारे मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अटैचमेंट में आ जाते हैं। और क्या है, दिस कैन मेक वायरस हिट कंप्यूटर्स दैट इट डिड नॉट ओरिजिनली टारगेट। यानी कि कभी कभी क्या रहता है कि वो जिस पर्पज से आया है वायरस, लेकिन वो दूसरे काम भी कर जाता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं कि शुरू में आपको लगता है कि ये वायरस, यानी कि आपको पता नहीं है वायरस इफेक्ट ये हुआ है, लेकिन आप आपके पीसी के बिहेवियर से बहुत खुश हो जाते हैं कि आज फाइल एकदम बहुत अच्छी चल रही है, आज तो स्पीड पहले हम यूज करते थे उससे बहुत अच्छी स्पीड है कंप्यूटर की हमारी, वाह कितना बहुत बढ़िया चल रहा है पीसी। यानी कि आपको लगता है कि दैट प्रोग्राम इज हेल्पिंग अस, लेकिन एक दिन अचानक वो क्या कर देता है, आपके कंप्यूटर का काम तमाम कर देता है। ऐसे भी वायरस रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स में भी डैमेज बाय वायरस रिपीटेडली सेंडिंग अ ब्राइट सिग्नल टू वन लोकेशन। एक ही आधी स्क्रीन एकदम ब्राइट हो गई, आधी एकदम फेड हो गई, लाइन्स आती है, मैंने बताया। इट कैन अल्टर अ स्मॉल बिट ऑफ डेटा एंड द प्रोग्राम गोज रॉन्ग। प्रोग्राम उल्टा पुल्टा हो जाता है पूरा। वायरस कैन एग्जीक्यूट नॉर्मल डॉस रूटीन। For example, when save a file command is given, the virus might change the command to format। यानी कि एक फॉर्मेट दी है तो दूसरा ही करेगा। आपने सेव करने को बोला है तो वो डिस्क को फॉर्मेट करेगा। आपने जिस लोकेशन को सेव करना बोला है वो तीसरे लोकेशन पे सेव करेगा, चौथे नाम से सेव करेगा, ये जो हो जाएगा। एंड हेंस डिस्ट्रॉय ऑल डेटा ऑन द डिस्क। ये है। Many application programs can set the single key macro for performing some lengthy procedures। ये एक टेक्निकल पार्ट है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वायरस कैन बी प्रोग्राम टू गेट ट्रिगर्ड इफ दैट सिंगल की मैक्रो इज कॉल्ड। या हमारे फाइल के एक्सटेंशंस रहते हैं, डॉक रहता है, .com, .exe, इस प्रकार के एक्सटेंशन हमारे फाइल को ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। The computing activity at the first available opportunity to take control of the system while they copy themselves to new .com। यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट है तो उसको कुछ exe एक्सटेंशन लगा दिया, लोकेशन बदल दिया, ये सभी पॉसिबिलिटीज हैं। दे में अटैक द फाइल eternally, or they may find internal spaces that will accommodate the virus code within the coding for the program selected as host। ये मैंने बताया कि कभी कभी आपकी फाइल का साइज बढ़ जाता है तो बीच बीच में क्या करता है, वो अपने को अकोमोडेट कर लेता है, खुद के कोड से कर लेता है। तो आपका डॉक्यूमेंट जब
नेटवर्क में ट्रैवल होगा। आपने ईमेल तैयार की है, डॉक्यूमेंट तैयार किया, आप किसी को सेंड कर रहे हो, तो बाद में आपकी एश्योरेंस आपको नहीं मिल जाएगा कि वो वहां तक करेक्टली पहुंचेगा, या बीच में आपके डॉक्यूमेंट की चोरी भी हो सकती है। सम ऑफ द .com और .exe इन्फेक्टर रिमेन रेसिडेंट इन द सिस्टम्स मेमोरी, यानी कि कुछ वायरस ऐसे हैं, आपने सी ड्राइव भी फॉर्मेट किया, डी ड्राइव भी फॉर्मेट किया, यानी कि पूरे पीसी को भी फॉर्मेट किया, तो भी मेमोरी में छुप कर रहने की क्षमता उनमें रहती है। यानी कि आप समझ सकते हो कि वायरस कितना डेंजर हो सकता है। वायरस कैन एंटर इन द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क। बूट सेक्टर यानी कि हमारे कंप्यूटर शुरू होने का जो ये रहता है प्रोग्राम, वहां जाकर छिप जाता है। यानी कि ये एंटीवायरस जो पुलिस है उसको भी ये चोर हम पकड़ नहीं सकते। दे कैन आल्सो अल्टर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम ही चेंज कर देते हैं। वायरस में सीक आउट अ हिडन सिस्टम फाइल एंड कैन इन्फेक्ट, यानी कि आपकी हिडन, हम कुछ फाइल्स हिडन भी रखते हैं, ऐसे जो है ये प्रोग्राम भी खोज कर निकालता है, उनको अफेक्ट करता है। मेनी वायरसेस कैन अल्टर द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द सिस्टम्स इंटरनल क्लॉक। डेट टाइम में गड़बड़ दिखाई देती है आपको, आप सेट करने के बाद भी उसे सेट नहीं कर पाते। ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट एक्शंस ऑफ द वायरस इज टू check the time and date in the system to see these matches the virus program activation time। आपको ये भी देखना है कि आपके कंप्यूटर सर। में जो, हाँ बोलो सर बोलो 12 बोलो बज बोलो। गए। ओके ओके ठीक है। तो फॉर टुडे आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना आईसीटी पढ़ने में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ठीक है। अभी मैडम का लेक्चर भी है, तो कल भी शायद हमारा लेक्चर है, तो इन टुमारोज लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस पॉइंट। ओके Okay, sir. Thank you. ओके थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, अदरवाइज मैं रुक चलते ही जाता वो। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय Thank you, sir. Bye, sir. Take बाय care. बाय बाय।